नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार साफ साफ कहा कि न तो चीन ने हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, न हम चीन की सीमा में घुसे। भारत चीन सीमा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा खुलासा किया। जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर जमीनी हालात बदल गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी चौकियों में रहते थे, लेकिन अब हमारे हथियारों से लैस 70,000 सैनिक चाइनीज फौज के बिल्कुल सामने खड़े हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक हमारी हजारों मील जमीन पर चीन के कब्जे का सवाल है, तो 1962 में चीन ने हमारी 38,000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद और खासकर पिछले 10 साल में चीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार चीन के सेंसिटिव मुद्दे पर इतने खुलकर बात की, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। असल में विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने उनसे चीन को लेकर वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में हैं। क्या चीन भारत की सीमा के अंदर घुस आया है? क्या चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? अगर चीन अंदर नहीं घुसा तो मिलिट्री लेवल पर 19 बार बात किस लिए हुई? क्या चीन ने सरहद के किनारे गांव बसा दिए हैं? क्या चीन की फौज के आगे हमारी तैयारी कम है? क्या सरहद पर चीन ने सड़कें, पुल और टनल बनाए और हमने कुछ नहीं किया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक साफ साफ नहीं मिले थे। इसके अलावा चीन को लेकर पॉलिटिकल सवाल भी हैं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 18 बार मिले, लेकिन उनसे रिश्ते क्यों नहीं बना पाए? क्या नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं? मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये सारे सवाल पूछे। पहली बार भारत सरकार की तरफ से किसी मिनिस्टर ने चीन को लेकर हर सवाल का खुलकर जवाब दिया, सारी आशंकाओं को दूर किया। इसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। एस जयशंकर ने कहा, भारत इस वक्त दुनिया का अकेला देश है जो चीन से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। भारत एकमात्र देश है जिसकी फौज चीन की सेना के सामने सीना तान कर खड़ी है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले लद्दाख में आरोप लगाया था कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो वहां के लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं। मैंने एस जयशंकर से राहुल गांधी के इस इल्जाम पर सफाई मांगी। उनके जवाब का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं। 1959 में चीनी आए वहाँ, और 59 और 1962 के बीच में 3 साल में उन्होंने उस एरिया को कब्जा कर लिया था। जो 1962 वॉर में वहाँ एक बहुत मशहूर जगह है खुरनाक फोर्ट। ये जगह अभी नहीं गई, ये जगह 62 में गई। तो जब वो चीन की बात करते हैं और ज़मीन की बात करते हैं, सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि अगर भारत की ज़मीन गई, और ज़मीन गई 38,000 किलोमीटर गई, कब गई? 62 में गई। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने दे दी सारी जमीन शी जिनपिंग को 1962 में। लेकिन मैंने यहां छोड़ा नहीं। मैं जानता था कि चीन एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बार बार कहा जाता है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया, चीन अंदर घुस आया। राहुल गांधी के अलावा कई पॉलिटिकल लीडर्स ने बार बार कहा है, पूछा है। यह सवाल फॉरेन मीडिया में भी उठता है, और सवाल सीधा है, क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया? इसका जवाब आपकी अदालत में एस जयशंकर ने डिटेल में दिया, बिना किसी लाग लपेट के दिया। और विदेश मंत्री की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया, कोई आया नहीं। लेकिन बार बार अलग अलग क्वार्टर से, जिसमें राहुल गांधी भी है, जिसमें दूसरे लोग भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये कहा जाता है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या होता है कि हमारी फ़ौज जो है आम तौर पे अपने अपने कैंप पे रहती है, उनके बेस कैंप होते हैं। कैंप से निकलकर वो पेट्रोलिंग करते हैं। अब
आप समझे कि एक लाइन है, हम लाइन के इस दक्षिण में हैं ज़्यादातर, हाँ, और इसमें काफ़ी माने कैंप और जो लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। उनके साइड में भी वही स्थिति है, हाँ, उनके साइड में कुछ जगह में कम है क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। हम पिछले 10 साल में ही माने एक किस्म से उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे में भी इम्प्रूव हो रहा है, पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि उनको कुछ लीड टाइम था उनके पास। अब क्या हुआ है कि 2020 के बाद दोनों साइड जो हैं फॉरवर्ड डिप्लॉय हो चुके हैं, कैंप से बाहर जा चुके हैं। और नॉर्मली क्या होता है, फौज में आप जाते हैं, पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं। यहाँ जो है आप बाहर जाकर वहाँ आपने अपना प्रेजेंस माने टेंट में हो या कुछ और परमानेंट हो, आप वहाँ एक किस्म से पोस्ट बचा, आमने सामने आ गई जिसको कहते हैं। हाँ, हमारी कोशिश और उनकी भी कोशिश है पिछले 3 साल में कि हम दोनों जो हैं अब हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को माने अपने पोस्ट में वापस नहीं, देखिए, अगर कब्जा नहीं किया चाइना ने हमारी ज़मीन पर, हमने चाइना की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, तो ये 19 बार मीटिंग किस लिए हो रही है? नहीं, 19 बार मीटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, हाँ, और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और जब फौज जो है हथियार के साथ पूरे अलर्ट माने उस समय, और तनाव का माहौल है, तनाव के माहौल में पूरे हथियार के साथ अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो तो वहाँ कुछ दुर्घटना होने की जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। सरहद पर भारत और चीन की फौज किस तरह आमने सामने खड़ी है, इसको लेकर एस जयशंकर ने बहुत सारी बातें बताई। ये डिटेल में तो आप देख सकेंगे कल आपकी अदालत में। लेकिन चीन पर बहुत सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल कई साल से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। मैं तारीफ करूंगा एस जयशंकर की कि आपकी अदालत में उन्होंने किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की। पहली बार सारे जवाब मिले। एस जयशंकर भारत के वो डिप्लोमेट हैं जिन्होंने चीन में सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात चीन में हुई थी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां गए थे। मैंने एस जयशंकर को याद दिलाया कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी चीन से डरते हैं। मैंने बताया कि और भी कई लोग पूछते हैं। शी जिनपिंग मोदी से बार बार मिले, उन्हें झूला झुलाया, लेकिन बात नहीं बनी। पड़ोसी से रिश्ता क्यों नहीं बन पाया? पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर साफ साफ बात की। इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से लेके अब तक 18 बार 1-to-1 मीटिंग हो चुकी हैं शी जिनपिंग के साथ। उन्होंने उनको भारत भी बुलाया, झूला भी झुलाया। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो न दिया हो, कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो बनाने की कोशिश ना हो। लेकिन रिश्ता तो नहीं बना, इसका मतलब कूटनीति में हर देश चाहता है कि दूसरों के साथ, खासकर जो अगर पड़ोसी हैं तो उनके साथ रिश्ते अच्छे हों। ये तो स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसे पड़ोसी होते हैं जहाँ आपको कूटनीति के अलावा ज़मीन में भी कुछ इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब अगर आप पिछले 10 साल में देखें कि फ़र्क क्या आया है, फ़र्क है कि 2014 के बाद अगर आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें कि प्रगति क्या हुई है, जो रोड बनने का काम जो है, जो टनल बनने का काम जो है, ये जो ब्रिज बनने का काम जो है, ये करीब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा है। अगर आज हमारी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये 2014 के समय या उसके पहले नहीं हो सकती थी। हमारे पास वो लॉजिस्टिक, वो रास्ते ही नहीं थे वहाँ जाने के लिए और वहाँ मेंटेन करना। आप सोचिए कि वहाँ टेम्परेचर जो है -20, -30, पूरे साल में इतना बर्फ़ जमा हुआ है। वहाँ तो पानी लोग जो है बर्फ़ पिघाल के पानी पीते। और अगर आज कोई दुनिया में चीन के मुकाबले में साथ माने आंख से आंख मिला के खड़ा है तो हम खड़े। चीन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, हर सवाल का ऐसा ही बेबाक जवाब आपको देखने को मिलेगा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से G20 समिट को लेकर बात की। G20 से देश के लोगों को क्या मिला?
ज्वाइंट डिक्लेरेशन समिति कैसे बनी, ट्रंप के दोस्त माने जाने वाले नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से इतने गहरे रिश्ते कैसे बना लिए, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान मोदी के मुरीद क्यों हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे कई राज खोले। मैंने आज जो आपको सुनाया वो शो का एक छोटा सा हिस्सा है। चीन पर कुछ लिमिटेड सवालों के जवाब हैं, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को समझना चाहते हैं, भारत और चीन के रिश्तों को समझना चाहते हैं, अमेरिका रूस से भारत के संबंधों को जानना चाहते हैं, तो आपकी अदालत में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये पूरा शो आप देख सकते हैं कल रात 10 बजे। पूरी दुनिया कह रही थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। ये था बहुत मुश्किल काम था। कुछ थोड़े ही देश हैं। मैं मोदी जी के पास गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये 1 2 3 हैं, इनसे आपको डायरेक्टली बात करना होगा, और वो गए, उन्होंने बात की। अब ये बात तो पहली बार पता चली कि मोदी जी ने बात की, इसलिए जॉइंट डिक्लेरेशन हो पाया। तो उनको मोदी जी के बारे में एक किस्म से मैं कहूँगा पर्सनल रेस्पेक्ट भी था। यूक्रेन वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया है। मोदी जी से पुतिन भी खुश हैं, मोदी जी से यूरोपियन यूनियन के लोग भी खुश हैं, और मोदी जी ने जो किया उसको अमेरिका भी बुरा नहीं मानता। सबका साथ सबका विकास। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अब रुक करते हैं आज की दूसरी सियासी खबरों का। आज बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने सनातन के मुद्दे पर लगी सियासी आग में केरोसिन डाल दिया। मंत्री महोदय ने कहा, रामचरितमानस समाज के लिए पोटेशियम साइनाइड जैसा है, यानी जहर है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लिख दिया जो पोटेशियम साइनाइड जैसा है। अब यह हर कोई जानता है कि पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जिसे जीभ पर रखने का मतलब होता है मौत। प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम में मेहमान थे। कार्यक्रम हिंदी भाषा की तरक्की को लेकर था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बात की रामचरितमानस की। कहा उन्हें भी मालूम है कि रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर 56 व्यंजन परोसे जाएं और उसमें एक चुटकी पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए तो क्या कोई उसे खाएगा, और जो खाएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा ऐसा ही रामचरितमानस में है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं, महिलाओं के खिलाफ लिखा गया है। चंद्रशेखर ने कहा इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का प्रभु बाल किन्नी मोहिशी दिन्नी मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी ढोल गवार सुंदर को सुनारी सकल तारना के अधिकारी। मेरी नाच वाले क्यों तारना का अभी टीकाकार ने वहां शिक्षा कर दिया, मगर 60 वर्ष पहले जो था 10 का 10 एक षड्यंत्र भी है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है सुंदरकांड का यह अंश, तो कहीं मातृशक्ति को झकझोर न दे, इसलिए उसका अर्थ बदल दे। एक नहीं अनेकों हैं, पढ़ूंगा तो शायद मुझे शब्द की सीमा लांघनी पड़ी, मगर अनुरोध करता हूं अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, उत्तरकांड, हमारी माताएं बहनें जरूर पढ़, आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। सुंदरकांड तो सबके सामने कि भाई जातियों क्यों, जातियां क्यों, जेंडर क्यों। जब एक जमाने में जेंडर के सामने भगवान बुद्ध जैसे लोग झुक गए तो तुलसीदास जी आपकी क्या बखत है। गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का वीडियो सामने आया
तो जाहिर है इसके विरोध शुरू हो गया। बिहार विधान परिषद में बीजेपी मेंबर जीवन कुमार ने अपने घर पर साधु संतों के साथ रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान भगवान से शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई और इसके बाद चंद्रशेखर यादव के बयान पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता बोले। सबने कहा चंद्रशेखर यादव का बयान उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और प्रियांक खरगे के बयानों की अगली इंस्टॉलमेंट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत में सनातन पर हमलों का ठेका एमके स्टालिन की पार्टी को मिला है और उत्तर भारत में यह ठेका लालू और नीतीश की जोड़ी ने लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश और लालू हिंदुओं को जातियों में बांटने की सियासत कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको सबक सिखाएगी। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज पटना में थे। चंद्रशेखर के बयान पर हिमंता ने कहा विपक्षी गठबंधन तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के विनाश के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सनातन के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और जनता सनातन की रक्षा करेगी। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ये हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा, ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं। चंद्रशेखर यादव के बयान पर जेडीयू के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर श्रवण कुमार की बात आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। श्रवण कुमार ने कहा कोई क्या कहता है इस पर तो वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इसी में बेहतरी है। देखिए, हम इस बात को मानने वाले लोगों में से है कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनके जहाँ आस्था है उस पर कोई हमारा आक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोगों को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किस तरह से आप बयान लेते हैं उनका? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सबको करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह के बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? जब शिक्षा मंत्री के बयान पर राजनीति गर्म हो गई, बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछे, जेडीयू के नेताओं ने भी अपनी बात कही, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव डिफेंसिव हो गए। उन्होंने रामचरितमानस पर चुप्पी साध ली। शिक्षा मंत्री आज एक सरकारी कार्यक्रम हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां उनसे रामचरितमानस पर उनके बयान के बारे में सफाई मांगी गई, तो चंद्रशेखर सिंह ने कहा अभी वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाकी बातें तो पहले से ही चर्चा में हैं। यहाँ का अंधकार दूर हो सकता है
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का कष्ट करें, कृपा करें। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड आपने ऐसा क्यों कहा? इसी के लिए आया आप वहाँ हो गया। मेरी बात समझिए, यहाँ शिक्षा के मंदिर में आप क्वालिटी एजुकेशन करने आए हैं कि बाकी चीज तो चल रहा है मीडिया। इस मामले में सबसे कम शब्दों में सबसे सही बात कही स्वामी रामदेव ने। स्वामी रामदेव ने कहा, सनातन के बारे में 2024 तक जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि 2024 में सनातन को गाली देने वालों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। लेकिन बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मजबूर मुख्यमंत्री हैं और चंद्रशेखर बेलगाम शिक्षा मंत्री। विजय सिन्हा ने कहा कि चंद्रशेखर सिंह का दिमाग फिर गया है, उनसे अपना विभाग समझ नहीं रहा और वो खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर बताने के लिए बार बार सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ये मानसिक तौर पर विकृत लोग हैं, ये इंसान नहीं है। ऐसे लोग जानवर होते हैं जो कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करते, अपने सांस्कृतिक विरासत को अपमानित, अपने धर्म को, सनातन को नीचा दिखा करके सत्ता की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अपना विभाग में कुछ करना नहीं है। विभाग की खामी और कमी, बच्चे रोड पर निकल करके विभाग के पदाधिकारी को पीटने लगे हैं और मंत्री को भी खोज रहा है, इसलिए घबराहट में ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपने पद के अलावे कोई मंत्री सुन नहीं रहा है। ये सत्ता के लिए कितना समझौता कर चुके हैं और कितना विवश हैं, ये सारा बिहार देख रहा है। बीजेपी की चुनौती का नीतीश कुमार ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने मीडिया को ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बकवास करते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तेजस्वी ने कहा कि चर्चा शिक्षा मंत्री के बयान पर नहीं, बिहार में हो रहे अच्छे काम पर होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, कोई इस पर बात क्यों नहीं करता। बकवास बात, सब बकवास की बातें। नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। तेजस्वी यादव को यह सारा ज्ञान मीडिया के बजाय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो नकारात्मक बातें ना करें। उनसे कहना चाहिए कि वो रामचरितमानस को छोड़कर अपने शिक्षा विभाग की चिंता करें, स्कूलों की चिंता करें, नौकरियों की चिंता करें। चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस के बारे में इस तरह की घटिया बात कोई पहली बार नहीं कही। इससे पहले भी उनके बयानों पर विवाद हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि वो मौका देखकर, जानबूझकर विवाद बढ़ाने के लिए इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से विरोधी दलों के नेता सनातन पर हमले कर रहे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर यादव को शायद लगा होगा कि वो क्यों पीछे रहें, इसलिए उन्होंने अपना योगदान दे दिया। प्रोफेसर साहब रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का अर्थ अपने हिसाब से लगाकर मानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछ सकता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, 10,902 पद हैं, 9,388 चौपाइयां हैं, 1,172 दोहे हैं। शिक्षा मंत्री ने
इन सब में से सिर्फ 2 चौपाइयों को पढ़ा, समझा और 2 चौपाइयों के आधार पर उस ग्रंथ को, जो हर हिंदू के घर में है, जिसे पवित्र माना जाता है, जिसकी पूजा होती है, उसे समाज के लिए जहर करार दे दिया। ये ठीक नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर यादव ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया जब देश भर में सनातन के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर गुस्सा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आग में घी डालने की कोशिश की गई। एक और बात, शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को तो जहरीला बता दिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है। और बिहार में सरकारी स्कूलों का जो हाल है, उसे देखने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को, शिक्षा मंत्री को भी शर्म आ जाएगी। आज मैं आपको एक बार फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वैसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और न कभी ऐसे स्कूलों की कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल एक साथ चल रहे हैं। 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक क्लास में 5 स्कूलों के स्टूडेंट्स को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा ही है। एक क्लास में एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में बांट लिया और सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और ये जिम्मेदारी अब बच्चों की है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट पढ़ लें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमारे संवाददाता नितिश चंद्र ने वीडियो भेजा। एक स्कूल का नहीं, कई स्कूलों की तस्वीरें भेजी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार के किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। ये पटना के करबेघैया इलाके का सरकारी स्कूल है। क्योंकि दूसरे सरकारी स्कूलों के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए 5 सरकारी स्कूलों को 4 कमरे के इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 5 स्कूलों के बच्चों को टीचर एक साथ कैसे पढ़ाएं, कहां बिठाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो टीचर्स ने रास्ता निकाला। 5 स्कूलों की 2-2 कक्षाओं के बच्चों को एक कमरे में बैठाया। सभी 5 स्कूलों के टीचर्स एक ही ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उससे बगल में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उससे बगल में हिंदी और उसके बगल में छोटे बच्चों को गिनती पढ़ाई जा रही है। और ब्लैक बोर्ड के सबसे आखिरी वाले हिस्से में प्राइमरी बच्चों को हिंदी के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि 5 टीचर्स अपने अपने स्कूल, अपनी अपनी क्लास के बच्चों को पहचानते कैसे होंगे और बच्चे उनकी बातों को समझते कैसे होंगे। टीचर्स ने बताया कि बच्चों को पता है उनका टीचर कौन है और ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ना है। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए, ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए, एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं। और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के, एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल? आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक, कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया,
मॉडल प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय करबीगहिया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। कि आप अपने अपने बच्चों को यहाँ सामने रखती हैं, कैसे पहचानती हैं? बच्चे लोग अपने टीचर लोग के पास आ जाते हैं। जैसे बच्चा लोग हम लोग को पहले से जानकारी है कि मैडम मेरे हैं, वो बच्चा समझे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा वो समझे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा समझे कि मेरे सर है। यानी बच्चे अपने अपने टीचर को देखते रहते हैं उस तरफ? देखते रहते हैं। बैठे हैं सब एक साथ? जी बैठे हैं एक साथ। अपने टीचर को पहचानती हो? तुम्हारे स्कूल की टीचर कौन है? ये हाँ। कौन है टीचर? कमलावती मैम। अच्छा, तुम्हारी मैडम यही है? हाँ। कि दूसरी है? दूसरे। कौन है? साक्षी मैम। पटना का ये सरकारी स्कूल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन चंद्रशेखर बाबू को सरकारी स्कूलों की हालत दिखाई नहीं देती। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि बिहार में बच्चे पढ़ने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करते हैं। हो सकता है ये रिपोर्ट देखकर उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए। इस सरकारी स्कूल में 5 स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कमरे सिर्फ 4 जिनमें पढ़ाई होती है। इन्हीं कमरों में मिड डे मील बनता है, इसलिए एक तरफ बच्चे बैठते हैं, दूसरी तरफ खाना बनता है। क्लास में ही गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा जाता है, वहीं खाना पकता है, वहीं रखा जाता है, वहीं परोसा जाता है। मतलब क्लासरूम भी किचन है, क्लासरूम ही भोजनालय है, जहाँ टीचर्स भी रहते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, रसोइये भी काम करते हैं। सब अपना अपना काम कमरे के अपने अपने हिस्से में बड़े आराम से करते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है। पहले एक टॉयलेट था, लेकिन उसका इस्तेमाल अब मिड डे मील के राशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग का हालत आप देख सकते हैं, खस्ता हाल है। चारों तरफ गंदगी है, मैदान में गड्ढे हैं जहां पानी भरा हुआ है, और पटना में इस वक्त डेंगू खूब फैला हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर नीतीश चंद्र ने जब स्कूल की प्रिंसिपल से सवाल किया तो उन्होंने माना प्रॉब्लम तो है, परेशानी तो है, लेकिन वो करें तो क्या करें। प्रिंसिपल ने बताया कि ये सारे इंतजामात उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर आए थे और शिक्षा विभाग के निर्देश पर यह सब हो रहा है। ये जो व्यवस्था है ये तो दिक्कत सर हो रहा है इसके लिए, लेकिन परेशानी क्या आती है? परेशानी आती है सर, एक साथ बच्चा को बैठने में 5 स्कूल का प्रॉब्लम तो आ रहा है। हम लोग भी फेस कर रहे हैं, पदाधिकारी समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन उन्हें टीचर भी जब पढ़ाते होंगे 5 टीचर एक साथ, तो जाहिर है एक की आवाज दूसरे से टकराती होगी, बच्चे को समझ नहीं पाए। कोशिश किया जाता है ना कि मैंने रूटीन से हम लोग उनको बोलते हैं पढ़ाने के लिए। और सामने देखिए जितनी गंदगी है, पानी जमा है, और ऐसे में पटना में डेंगू काफी फैला हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये तो आमंत्रण है बीमारी को? तो सर ये तो हम लोग, हाँ ये बात तो सर हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए सर डीपीओ साहब आए थे तो उसके लिए उन्हें बोला है कि फंड आपको हम दे रहे हैं। डीपीओ साहब बोले हैं कि फंड आप लोगों को हम दिलवाएंगे, उस फंड से यहाँ पे भरा जाएगा। पटना के इसी स्कूल में एक क्लासरूम में एक साथ 5-5 क्लासेस चल रही थी, तो दूसरे क्लासरूम में 2 कक्षाओं के बच्चों को बैठाया गया था। यहाँ एक टीचर 5वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और दूसरी टीचर 7th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। अब ऐसे में इन छात्रों को अपना सब्जेक्ट कितना समझ में आएगा, ये बच्चों की समझ पर है, उनकी मेहनत पर है, उनकी लगन पर है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पर आप अभी क्या पढ़ा रही हैं? किस क्लास? इंग्लिश सर। किस क्लास के बच्चे को? 7th स्टैंडर्ड के लिए। तो क्लास 7 के बच्चों को मैडम पढ़ा रही हैं इंग्लिश, और दूसरी तरफ एक और टीचर हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स। किस क्लास के बच्चे? 5 क्लास में। अच्छा, यानी 5वीं और 7वीं दोनों की क्लास एक ही रूम में? जी जी जी। कैसे पढ़ा लेते? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्या कीजिएगा, बहुत व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जब मैडम पढ़ा रही होती हैं, आप भी पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर आप दोनों की आवाज़ एक दूसरे से टकराती होगी। आप क्या समझेंगे, बच्चे क्या समझेंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है। अब जैसे कि हमको चुप होना पड़ता है, जहाँ हम पाए मैडम चुप होंगे।
सर बोलेंगे तो मैडम चुप रहेंगी, मैडम बोलेंगे तो सर चुप रहेंगे। और मुसीबत बच्चों की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की। बिहार में इस वक्त सभी सरकारी स्कूलों में 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादातर छात्र छात्राएं अब रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं। लेकिन स्कूल हैं उसमें क्लासरूम नहीं है, बेंच नहीं है, इसलिए छात्रों को मुश्किल होती है। स्कूल आते हैं, फिर लौट जाते हैं, रुकते हैं, उन्हें दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। एक साथ 2 क्लास चलने से क्या परेशानी? पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब इधर से आवाज़ आता है, बहुत अति होता है। सर यहाँ पे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सर। पहले कि सर कुछ और उन लोग के हल्ले से सर उधर जैसे पढ़ा रहे मैथ तो वो लोग पूछते हैं बीच में, और इधर मैम इंग्लिश पढ़ाई थी, दोनों का आवाज़ टकराने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ने में। और एक बोर्ड पे 2 हिस्से में बांट के लिखाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले बैठने में दिक्कत होता है। कल बहुत बच्चा आया था, भाग भी गया, ठीक ना। आज बहुत बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए। अब बेंच का भी कमी है, बहुत बच्चा आया भी नहीं है आज। अब पढ़ने में दिक्कत होता है, उधर पढ़ाते इधर पढ़ाते, क्लास डिस्टर्ब होता है। सर एक बोर्ड में मिलता है ना, तो एक पे एक दूसरा क्लास लिख लेते हैं हल्का सा, यही सब परेशानी। पटना के दूसरे सरकारी स्कूलों का हाल भी अलग नहीं है। नीतीश चंद्र इसके बाद पटना में एजी कॉलोनी के माध्यमिक स्कूल पहुंचे। इस स्कूल में बिल्डिंग के नाम पर बाउंड्री वॉल है, 2 झोपड़ी नुमा कमरे हैं जिनकी दीवारें बांस की हैं, छत पर एस्बेस्टस की शीट है। स्कूल के ज़्यादातर छात्र खुले आसमान में, गैलरी में, ज़मीन पर बैठकर पढ़ाते हैं और टीचर्स कमरे में बैठकर उन पर नजर रखती हैं। नीतीश चंद्र ने बताया स्कूल में कुल 460 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर्स हैं। पहले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन बहुत से बच्चों का नाम काट दिया गया क्योंकि वो कई दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। सरकार का आदेश है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनका नाम काट दिया जाए, इसलिए अब स्टूडेंट की संख्या कम होकर 460 रह गई है। तो ऐसे सोचने वाली बात है, अगर 460 बच्चे इस स्कूल में पहुंच जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ? इस स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? और कुछ ही मिनटों में आपको ये समझ आ गया, क्योंकि बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई तो बच्चे अपनी अपनी टाट पट्टी लेकर झोपड़ी नुमा क्लासरूम की तरफ भागे। पटना के एक स्कूल की तस्वीर देखिए, बच्चे बाहर यहाँ पर जो जमीन पर बैठे हुए थे, अब बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो ऐसे में अब बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी अपने अपने बोरे को उठाकर अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 400 बच्चे हैं यहाँ पर, 400 बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में। अब बारिश हो रही है तो ऐसे में अब एक ही छोटे से कमरे में, जो कि झोपड़ी की तरह है, इसमें बच्चों को अंदर किया जा रहा है। ऐसे तुम लोग बाहर में खुले में जमीन पर बैठते हो? हाँ जमीन पर मैम छोड़ देते खेल के। क्यों जमीन पर क्यों बैठना? बेंच का दिक्कत है, यहाँ पे पानी चूता है ऊपर से और बैठने में दिक्कत है। क्या चूता है, बेंच बहुत कम है और जमीन पर हम लोग बैठते हैं। जब क्लास में जगह रहेगा तब न पढ़ाया जाएगा, बोलिए। अब क्लास छोटी रहेगी तो कितना बेंच उसमें घुसेगा? बारिश होगी तो हम सबके घर में सबको घुसा देता है, कोचा कच्ची हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह बाहर में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो कोई टीचर तो दिख ही नहीं रहा। टीचर सब अंदर बैठा है। पढ़ाती नहीं है टीचर? नहीं, वो उतना नहीं पढ़ाती है। पानी नहीं गिरता है छत पर। हाँ, पढ़ाई नहीं होता है, मोबाइल देखती है, खाली पढ़ाती नहीं है। छात्र छात्राओं ने जो बताया और सामने जो नजर आया, उसके बारे में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने स्कूल के टीचर से बात करने की कोशिश की। पहले तो टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नीतीश ने बार बार स्कूल की हालत पर सवाल पूछे तो टीचर्स ने कहा जो हालात हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन टीचर्स क्या कर सकते हैं, वो करें क्या? उन्हें जो व्यवस्था मिली है, जो सिस्टम मिला है, जो सुविधाएं मिली है, वो उसी में काम चला रही हैं। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, कुछ तो बता दीजिए। क्या दिक्कत नहीं है? 460 बच्चे हैं, 2 कमरे में कैसे पढ़ाती है? अभी हमको कुछ नहीं बात करना, हमको क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, एग्जामिनेशन है बच्चे। ये तो दिखाई दे रहा है कोई क्लास तो हो ही नहीं रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। देख लीजिए बच्चे जमीन पर बैठे हैं मैडम, नीचे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये दूसरा कमरा है
आप देख लीजिए दूसरे कमरे की स्थिति क्या है। यहाँ भी टीन का शेड दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बच्चे इसी तरह बैठे हुए हैं। अब शिक्षिकाएं डर रही हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, विभाग उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई हमें अंदर जाने देना नहीं चाह रहे। लेकिन जो तस्वीर है और जो बच्चे बता रहे हैं वो चौंकाने वाली है। ये कैसे पढ़ाई है बताइए? ये जमीन पर से क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं सर? ऐसे बच्चियों को बैठाएंगी? हम लोग को यहाँ जो सुविधा उस हिसाब हम लोग अपना कर रहे हैं, बाकी तो सरकार की जो मंशा होगी वो करेगा। बच्चियां बेंच पर हैं और बीच के हिस्से में लड़कियां बैठी हैं। तो ऐसे ही चलता है सर, क्या किया जाए? हम लोग नहीं ना बना सकते हैं सीट। आप लोगों ने क्या इसकी कभी बातें रखी है? गया सारा रिपोर्ट गया हुआ है। बारिश हो रही है इसलिए अभी अंदर ले आए आप लोग? हाँ 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 हाँ, हमेशा ऐसे ही करना पड़ता होगा? हाँ ऐसे ही करना पड़ता है। इससे पहले जमीन पर खुले में बैठते हैं? नहीं, बेंच नहीं है पर्याप्त? बच्चा ज्यादा आता है सर। लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ अब 450 है बच्चा। इतने ज्यादा बच्चे? हाँ। सुविधाएं क्या है? कुछ नहीं, देख ही रहे हैं। बच्चे की उपस्थिति बढ़ी है क्या? जो नए आदेश आए हैं 50-75% अनिवार्य है, उसी के चलते। टीचर्स की बेबसी समझी जा सकती है, उनकी परेशानी समझी जा सकती है। स्कूलों की हालत देखकर, बच्चों की हालत देखकर उनका दिल कैसे रोता होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन वो क्या करें, मजबूर हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। जिन बच्चों में पढ़ने की ललक है, कुछ बनने की इच्छा है, वो तैयार होकर स्कूल आते हैं और वहां क्या देखने को मिलता है ये आपने देखा है। बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत शहरों में करीब करीब एक जैसी है। प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर उर्दू स्कूल, हर जगह वही प्रॉब्लम है। मैं आपको भागलपुर का उर्दू प्राथमिक विद्यालय दिखाता हूं। यहां भी एक स्कूल की बिल्डिंग में 2-2 स्कूल चल रहे हैं। एक क्लासरूम के अंदर 2-2 क्लासेस एक साथ चल रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि एक स्कूल में 82 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और दूसरे में 239 स्टूडेंट्स का दाखिला हुआ है। दोनों स्कूल एक साथ एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं और दिक्कत तो इस बात की है कि एक ही क्लासरूम में 2-2 कक्षाओं के बच्चों को बैठाना पड़ता है, मजबूरी है। इसके बाद भी क्लासरूम में जगह कम पड़ती है तो बच्चों को खुले आसमान के नीचे गलियारे में जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ने कहा उन्होंने कई बार शिकायत की, अफसरों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भागलपुर के कुछ स्कूलों में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां के स्टूडेंट्स को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा, अपनी परेशानियां चीख चीख कर बतानी पड़ी, सड़क जाम करनी पड़ी। ये तस्वीरें भागलपुर के जगदीशपुर इलाके की हैं, जहां एक हायर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों ने सड़क पर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने स्कूल के टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल को जो बातें बताई वो सुनकर हैरानी हुई, दुख भी हुआ। इन बच्चों ने बताया स्कूल में न पीने का पानी है, न टॉयलेट है, न बेंच है, न क्लासरूम में जगह है। और जब उन्होंने इसकी शिकायत टीचर से की तो इन छोटी छोटी बच्चों को डांट कर भगा दिया गया। हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, ना ही बाथरूम है और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा। बोले कि मैम पानी का सुविधा कीजिए, किसके बाप घर में पानी लगाया है तब ना यहाँ पानी का सुविधा मिलेगा। जब प्रिंसिपल मैम बोली है, ना बेंच है बैठने के लिए, ना पीने के लिए पानी है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि घर में ना पंखा है ना पानी, तुम लोग ऐसी है। मैडम बोलती है ये बात, रेनू मैम। पढ़ाई लिखाई कैसा होता? कुछ भी नहीं होता, हम लोग जाते हैं एकदम बैठते हैं, चक्कर खा के लड़की लोग गिर जाती है, मैम उठाने तक नहीं आती है। सारी मैम सिर्फ चैट करती है, चैट से बैठ के। एक भी मैम ये नहीं पढ़ाने के लिए, किसी मैम को बोलते हैं तो मैम बोलती है हमको आता ही नहीं है पढ़ाने। ब्रेंच लगाने बोले ना, क्या बोला पलंग सेट कर देंगे दीवान, यही बोले हम लोग। बोले ब्रेंच लगाने के लिए तो बोले पलंग सेट कर देंगे। कौन बोली? प्रिंसिपल मैम। ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या हालत है ये देखकर दिल रोता है। बिहार के स्कूलों की हालत देखने के बाद, उनके टीचर्स की बेबसी समझने के बाद, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हालत देखने के बाद दुख होता है, तकलीफ होती है। देश में कहीं कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें एक क्लास में 5-5 टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे हों। हो सकता है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव कह दें एक क्लास में 5-5 टीचर होने के बाद भी लोगों को शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हैं।
बेकार में बिहार को बदनाम करते हैं। शिक्षा मंत्री ये भी कह सकते हैं कि बिहार के स्कूलों में ज्ञान की गंगा बहती है और ये बच्चों के ऊपर है कि उसमें कितना गंगा जल भर पाते हैं। मुझे इस बात पर हैरानी भी नहीं होगी कि अगर चंद्रशेखर यादव कल को ये कहते सुनाई दें कि वो पिछड़े हैं, यादव हैं, इसलिए बिहार के स्कूलों का हाल दिखाकर उनकी आलोचना की जा रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा मंत्री खुद प्रोफेसर हैं। ये दोनों पढ़ाई के महत्व को समझते हैं। 18 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अगर उनके सुशासन में 18 साल के बाद स्कूलों का यह हाल है तो फिर ऐसा सुशासन तो कहीं नहीं होना चाहिए। मैं तो बिहार के बच्चों की तारीफ करूंगा। ऐसे स्कूलों में पढ़कर भी बिहार के नौजवान, बिहार की बेटियां आईएएस, पीसीएस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करते हैं। अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को गोस्वामी तुलसीदास को कोसने से, रामचरितमानस को गाली देने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो उन्हें बिहार के सरकारी स्कूलों का दौरा करना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए कि बेहाली कितनी है। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखना था वो लिख दिया, लेकिन बिहार के बच्चों को तो बिहार का, देश का भविष्य लिखना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सनातन को गाली देने, रामचरितमानस को जहरीला बताने के बजाय चंद्रशेखर यादव अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वो जिम्मेदारी जो शिक्षा मंत्री के तौर पर है, वो जिम्मेदारी जो बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने की है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और आजकल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह हर रोज कमलनाथ की टेंशन बढ़ा देते हैं। आज शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की महिलाओं से बात की और ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को गैस सिलेंडर अब 450 रुपए में मिलेगा। इस योजना का फायदा राज्य की सभी महिलाओं को दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थियों के खाते में डिफरेंस का पैसा डलवाएगी। महिलाओं को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। आज शाम को टीकमगढ़ के लाडली बहना सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। मेरी बहनों, राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। और मैंने एक लाइन और कही थी, क्या इस सुविधा को बाद में परमानेंट करेंगे। मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। आपको हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसमें एक गारंटी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की है। ये कांग्रेस ने ऐलान किया था। शिवराज ने नहले पर दहला मार दिया। जाहिर है कमलनाथ परेशान हो गए। आज कमलनाथ अशोकनगर में थे, उनकी बात भी आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पर करोड़ों का कर्ज लाद दिया। अब चुनाव करीब हैं तो शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं, नौजवानों और किसानों की याद आ गई। ये जो पिछले 4-5 महीनों में शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं करनी शुरू करी हैं, इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 18 साल बाद इन्हें बहनें याद आई, 18 साल बाद इनको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद उन्हें नौजवान याद आए। आज मध्य प्रदेश में 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं तो पूछता हूं, इस कर्जे का क्या उपयोग किया आपने। इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेकों में से एडवांस देके अपनी कमीशन निकाली। तो ये जो कल्चर शिवराज सिंह जी ने शुरू किया है, मैं बहनों को 1,000 रुपए दूंगा, 1,500 रुपए दूंगा, ये पिछले 4-5 महीने से जो उनका खेल है, ये अपना पाप धोना चाहते हैं। 18 साल का पाप धोना चाहते हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे आजकल शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ में कंपटीशन चल रहा है कि कौन लोगों को क्या
मुफ्त में देता है, कौन क्या बांटता है। कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि वो महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। जवाब में शिवराज ने लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं के खाते में पहले 1000 और फिर 1250 रुपये डलवा दिए। शिवराज सिंह ने वादा किया है कि इस स्कीम की राशि आने वाले दिनों में 3000 रुपये तक ले जाएंगे। अब कमलनाथ इसे रेवड़ी बता रहे हैं। खैर, अच्छी बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी के झगड़े में जनता का खूब फायदा हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने भारत चीन के रिश्तों में तल्खी पर भारत के अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और यूरोपियन देशों के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की, बहुत सारे राज खोले। जयशंकर ने बताया कि जो बाइडेन हो, व्लादिमीर पुतिन हो या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हो, नरेंद्र मोदी सबका दिल कैसे जीत लेते हैं। दुनिया भर के नेता क्यों कहते हैं मोदी इज द बॉस। हम तो सोचते थे मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती है। जो बाइडेन ट्रंप को हरा के आए वो भी इनके दोस्त बन गए। अब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये मोदी जी हैं। जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए आज नरेंद्र मोदी एक किस्म से रोल मॉडल बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहें मोदी इज द बॉस, तो क्या डायलॉग मारा होगा मोदी जी ने जो उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस। मोदी जी जो है वो अपना डायलॉग को एक किस्म से रेडिएट करते, जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि ही इज द बॉस। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। और चलते चलते मैं आपको मुंबई में विराजमान लाल बाग के राजा के दर्शन करवा देता हूं। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और भक्तों को दर्शन देने के लिए लाल बाग के राजा अपने पंडाल में विराजमान है। मन्नतों के राजा कहलाने वाले लाल बाग के राजा की पहला दर्शन पाने के लिए हजारों लोग गणेश पंडाल में मौजूद थे। और इस बार लाल बाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई करीब 16 फीट है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 6:30 बजे बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना और स्थापना की जाएगी। उसके बाद दर्शन के लिए लाल बाग के राजा का दरबार खोल दिया जाएगा। 11 दिन तक पंडाल में लाल बाग के राजा लोगों को दर्शन देंगे। इस बार मौका और भी खास है क्योंकि लाल बाग के राजा गणपति उत्सव मंडल इस बार अपनी स्थापना के 90 साल पूरे कर रहा है। लाल बाग के राजा के पंडाल को इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के थीम पर सजाया गया है। और विदा लेने से पहले आपको बता दूं, मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर 40 साल तक डिप्लोमेट रहे, फिर राजनीति में आए और सीधे विदेश मंत्री बन गए। एस जयशंकर जहां पहुंचे वहां पहुंचने में नेताओं को 40 साल लग जाते हैं। मैंने उनसे पूछा उनकी सफलता का राज क्या है। देखिए, पहले ज़माने में हर चीज़ के लिए या तो अमेरिका की तरफ देखते थे या रशिया की तरफ देखते थे। उनके लीडर जो करा दें वो सही और बाकी सब पीछे पीछे चलते थे। अभी आपने रोल ही बदल दिया। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़माना बदल गया, तो मैं मानता हूँ ज़माना बदल गया। ज़माना बदल गया या आपने बदल दिया? अब आप डिप्लोमेट से पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं? अब मेरे पास में तो 2 in 1 है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।